नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम टेबलेट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा एएनएम और जीएनएम कोर्स में एडमिशन लेने के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे जो हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे वो क्वेश्चन 2021 में पूछे जा चुके हैं। और देखिए, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम लोग 81 नंबर क्वेश्चन से। और इससे पहले 1 से लेकर 80 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं इसका वीडियो हमने बना दिया है। और ये वीडियो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे झारखंड नर्सिंग का आपको सेक्शन मिलेगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वो सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आपको देखने से फ़ायदा ये है कि आपको ये पता चलेगा कि आपके एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए कौन से क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं। किताब में बहुत सारी चीज़ें दिए हुए हैं, लेकिन आपको वही पढ़ना है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में जो पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग 81 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि 81 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। द स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विथ बोथ द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम इज। बोल रहा है कि तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र दोनों से जुड़ी संरचना कौन सी है। तो ऑप्शन ए में हो गया हाइपोथैलेमस, या फिर ऑप्शन बी में हो गया स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु, या फिर ऑप्शन सी में हो गया सेरिबेलम अनुमस्तिष्क, या फिर ऑप्शन डी में हो गया पॉन्स। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ये है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र दोनों से जुड़ा हुआ रहता है, दोनों से एसोसिएटेड रहता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, चलिए देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। दिस इज एन ऑटोइम्यून डिजीज दैट ऑकर्स व्हेन द एड्रिनल कॉर्टेक्स is damaged and fail to produce enough of the steroid हार्मोन कॉर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन। आइडेंटिफाई द डिजीज। बोल रहा है कि यह एक स्व प्रतिरक्षा रोग है जो तब होता है जब अधिवृक्क वल्कुट क्षतिग्रस्त हो जाता है और पर्याप्त स्टेरॉयड हार्मोन कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन का उत्पादन करने में विफल रहता है। रोग की पहचान करें। ऑप्शन ए में हो गया ग्रेव्स डिजीज, या फिर ऑप्शन बी में हो गया एडिसन्स डिजीज, या फिर ऑप्शन सी में हो गया कुशिंग सिंड्रोम, या फिर ऑप्शन डी में हो गया एड्स। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है ये है एडिसन्स डिजीज यानी एडिसन का रोग। इसमें क्या होता है कि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है वो डैमेज हो जाता है, और फिर क्या होता है जो हार्मोन जो होते हैं स्टेरॉयड हार्मोन कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन, इसका जो प्रोडक्शन होता है ये फेल हो जाता है। ये ठीक से इसका प्रोडक्शन नहीं होता है पर्याप्त में। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है चलिए उसको देखते हैं। तो 83 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट्स टेस्टोस्टेरोन। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन टेस्टोस्टेरोन का स्राव करता है। ऑप्शन ए में हो गया ग्रेन्युलोसा सेल्स, या फिर ऑप्शन बी में हो गया लीडिंग सेल्स, या फिर ऑप्शन सी में हो गया गोनेडोट्रोफिक सेल, या फिर ऑप्शन डी में हो गया सर्टोली सेल्स। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है ये है लीडिंग सेल। लीडिंग सेल्स लीडिंग कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं, टेस्टोस्टेरोन का स्राव करती है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, इसमें क्या पूछ रहा है। वाई डू सम एनिमल नॉट रिस्पॉन्ड टू मूविंग और अप्रोचिंग व्हीकल्स ऑन द रोड। कुछ जानवर सड़क पर चलने या आने वाले वाहनों पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं करते। ऑप्शन ए में हो गया रिफ्लेक्स आर्क आर नॉट इवॉल्व्ड, प्रतिवर्ती चाप विकसित नहीं हुए हैं, या फिर ऑप्शन बी में हो गया पुअर साइट खराब दृष्टि, या फिर ऑप्शन सी में हो गया अनडेवलप्ड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अविकसित स्वात्य तंत्रिका तंत्र, या फिर ऑप्शन डी में हो गया कॉम्प्लेक्स इम्पल्स कोऑर्डिनेशन जटिल आवेग समन्वय। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है ये है कि प्रतिवर्ती चाप का विकसित नहीं होना। इसके चलते क्या होता है, कुछ जानवर जो सड़क पे रोड पे जो वाहन चलते हैं उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर में, इसमें क्या पूछ रहा है कि वाई आर डेट्रिटस फीडर नेसेसरी फॉर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ एनी इकोसिस्टम। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए अपरद फीडर क्यों आवश्यक है। ठीक है,
तो ऑप्शन ए में हो गया टू एक्यूमुलेट डेड ऑर्गेनिजम्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, मतलब मृत जीवों और अपशिष्ट उत्पादों को जमा करने के लिए। या फिर ऑप्शन बी में हो गया टू रिसाइकल इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स सच एज पोटेशियम, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस प्रेजेंट इन डेड ऑर्गेनिजम्स, या फिर मृत जीवों में मौजूद पोटेशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे महत्वपूर्ण तत्वों का पुनर्चक्रण करने में। या फिर ऑप्शन सी में हो गया टू प्रोवाइड फूड एंड ऑक्सीजन टू ऑल ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ एन इकोसिस्टम, या फिर किसी पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न पोषी स्तरों में मौजूद सभी जीवों को भोजन और ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए। या फिर ऑप्शन डी में हो गया, ऑप्शन डी में क्या है, टू स्टॉप रिलीज ऑफ मोर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड मिनरल साल्ट। देखिए, अधिक अकार्बनिक अणुओं और खनिज लवणों के निकास को रोकने के लिए। तो दोस्तों इसका जो यहाँ पे सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर बी। देखिए, किसी भी पारिस्थितिक जो तंत्र है यानी जो इकोसिस्टम है उसके लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए, मतलब वो इकोसिस्टम बहुत दिन तक चले, इसके लिए क्या होता है कि जो डेट्रिटस फीडर होते हैं, अपरद फीडर जो होते हैं, उसको क्या होना चाहिए, क्यों मतलब ज़रूरी होते हैं डेट्रिटस फीडर किसी इकोसिस्टम के बहुत लंबे समय तक अस्तित्व में रहने के लिए। तो वो क्या करते हैं, वो रिसाइकिल करते हैं क्या, जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं जैसे पोटेशियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, जो डेड ऑर्गेनिजम्स में जो प्रेजेंट रहते हैं, इनको क्या करते हैं, इनको रिसाइकिल करते हैं, पुनर्चक्रण करते हैं। ठीक है, इसीलिए ये डेट्रिटस फीडर जो होते हैं ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं एक पारिस्थितिक तंत्र के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है चलिए उसको हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। इसमें क्या पूछ रहा है कि हीमोग्लोबिन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स। बोल रहा है कि हीमोग्लोबिन निम्नलिखित में से किस धातु से संबंधित है। ऑप्शन ए में हो गया कैल्शियम, या फिर ऑप्शन बी में हो गया एल्यूमिनियम, या फिर ऑप्शन सी में हो गया आयरन, या फिर ऑप्शन डी में हो गया पोटेशियम। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ये है आयरन। देखिए, हीमोग्लोबिन के अंदर में क्या रहता है, आयरन रहता है। ठीक है, के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर, इसमें क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर द रेसेसिव ट्रेट्स ऑब्टेन्ड बाय मेंडल इन F2 सेग्रीगेटिंग प्रोजेनीज इन P। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से विकल्प मेंडल द्वारा F2 में मटर में संततियों को अलग करने में प्राप्त किए गए अप्रभावी लक्षण है। तो ऑप्शन ए में हो गया वाइट सीड कोट कलर एंड येलो पॉड कलर, या फिर देखिए सफ़ेद बीज कोट रंग और पीला फली रंग, या फिर ऑप्शन बी में हो गया ग्रीन पॉड कलर एंड एक्सियल फ्लावर पोजीशन, हरा फली का रंग और अक्षीय फूल की स्थिति, या फिर ऑप्शन सी में हो गया इन्फ्लेटेड पॉड फ्रॉम एंड डॉर्फ स्टेम लेंथ। तो फूली हुई फली का रूप और तने की बौनी लंबाई, या फिर ऑप्शन डी में हो गया राउंड सीड एंड येलो कोटिलेडन कलर, तो या फिर गोल बीज और पीला बीज पत्र रंग। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब है ये है क्या, सफ़ेद बीज कोट रंग जो और पीला फली रंग है, मतलब सफ़ेद जैसे बीज कोट मतलब सीड का कलर जो वाइट कलर का जो सीड कोट है उसका, और जो पॉड का कलर है, ठीक है, मटर छीमी का जो मतलब यहाँ पे लिया गया था, उस पॉड का जो कलर है येलो कलर। ठीक है, ये क्या हुआ, F2 जनरेशन में क्या है, अप्रभावी लक्षण है। ठीक है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है चलिए उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, इसमें क्या पूछ रहा है कि द एक्शन ऑफ द बाइल कैन बी टर्म्ड एज, पित्त की क्रिया को क्या कहा जा सकता है। ऑप्शन ए में हो गया एस्ट्रिफिकेशन, या फिर ऑप्शन बी में हो गया हाइड्रोजिनेशन, या फिर ऑप्शन सी में हो गया इमल्सिफिकेशन, या फिर ऑप्शन डी में हो गया ऑक्सीडेशन। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है कि पित्त की क्रिया को क्या बोलेंगे, इमल्सिफिकेशन यानी पाइसीकरण कहेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, इसमें क्या पूछ रहा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड, pineal gland एंड hypothalamus आर लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो बोल रहा है कि पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि और हाइपोथैलेमस मानव शरीर के किस भाग में स्थित होते हैं। ऑप्शन ए में हो गया थोरैकिक कैविटी वक्ष में, या फिर ऑप्शन बी में हो गया किडनी में, वृक्क में, या फिर ऑप्शन सी में हो गया ब्रेन यानी मस्तिष्क में, या फिर ऑप्शन डी में हो गया नेक यानी गर्दन में। तो दोस्तों ये जो
पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड और जो हाइपोथैलेमस है, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? ब्रेन में पाए जाते हैं, मस्तिष्क में पाए जाते हैं। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज प्रेजेंट इन द सलाइवरी ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बींग्स। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मनुष्य की लार ग्रंथियों में मौजूद होता है? ऑप्शन ए में हो गया एमाइलेज, या फिर हो गया ट्रिप्सिन, या फिर ऑप्शन सी में हो गया पेप्सिन, या फिर ऑप्शन डी में हो गया लाइपेज। तो इसका जो सही जवाब है ये है एमाइलेज जो होता है ये मनुष्य के लार ग्रंथियों में मौजूद होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है चलिए उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ से आपका मैथ स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे 91 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि ए पर्सन बाय ए सर्कुलर प्लॉट ऑफ लैंड फॉर 4,92,800 एट द रेट ऑफ 3,200 पर स्क्वायर मीटर। द रेडियस ऑफ द प्लॉट इज। तो बोल रहा है कि एक व्यक्ति 3,200 प्रति वर्ग मीटर की दर से 4,92,800 रुपये में क्या करता है? एक वृत्ताकार भूखंड खरीदता है। भूखंड की त्रिज्या क्या है? त्रिज्या मतलब क्या है वही यहाँ पे निकालने बोल रहा है। तो देखिए मान लेते हैं कि ये एक क्या है, वृत्ताकार त्रिज्या, मतलब उतना अच्छा से वृत्त बना नहीं, तो ठीक है वृत्ताकार है। बोल रहा है कि यहाँ पे 3,200 रुपये क्या है? प्रति वर्ग मीटर का दर है। ठीक है, मतलब एक वर्ग मीटर वो अगर खरीदता है तो 3,200 रुपया लगता है, और टोटल उसने कितना का खरीदा है? 4,92,800 का। ठीक है, तो यहाँ पे तो पहले हम लोग को ये निकालना पड़ेगा कि इस जो वृत्ताकार प्लॉट को उसने खरीदा है उसका क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, उसके बाद ही इसका त्रिज्या हम लोग निकाल पाएंगे। तो देखिए 4,92,800 को अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे 3,200 से, तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ पे आपको मिलेगा 154 वर्ग मीटर। ठीक है, तो 154 वर्ग मीटर मिलेगा, मतलब 154 मीटर स्क्वायर मिलेगा। तो देखिए 154 मीटर स्क्वायर है। अब इसका यहाँ पे क्या निकालना है? त्रिज्या निकालना है। तो किसी वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया कितना? 154 मीटर स्क्वायर। तो देखिए पाई का वैल्यू कितना होता है? पाई का 22/7। इसको लिखेंगे आर स्क्वायर। तो यहाँ कितना हो गया? तो 11 दूनी 22, और यहाँ पे हो गया 11 के 11, 11 से 44। तो यहाँ पे देखिए आपको 2 1 2, 2 7 14। तो यहाँ पे कितना हो गया? आर स्क्वायर बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 7 इधर चला जाएगा इक्वेशन के इधर में, तो 7 × 7 हो जाएगा। ठीक है, आर स्क्वायर बराबर 7 × 7। तो सिर्फ आर निकालेंगे तो क्या होगा? आर का रूट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 7 × 7 का रूट होगा, और ये बराबर निकल के कितना आएगा? 7। ठीक है, तो ये कितना हो गया? इसका जो सही जवाब है ये हो गया ऑप्शन नंबर ए, 7 हो गया। ठीक है, चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। तो मैथ में देखिए आप किस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं ये आप देख लीजिए, और उसी तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है। उसके बाद देखिए 92 नंबर में क्या पूछ रहा है? 92 नंबर में पूछ रहा है कि द स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन whose base radius is 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 12 सेंटीमीटर इज। बोल रहा है कि उस शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी आधार त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या है? 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखिए शंकु कैसा होता है? शंकु इस तरीके से होता है। तो बोल रहा है कि जो इसका त्रिज्या है, त्रिज्या कितना है? 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जो इसका ऊंचाई है, ये ऊंचाई जो है ये 12 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि इसका जो तिर्यक है इसका ऊंचाई कितना है? स्लैंट हाइट कितना है? ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो इसको तिर्यक ऊंचाई जब निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला है क्या? यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर कर देंगे और फिर प्लस में हाइट का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना निकल के आएगा? इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 25 होगा, और यहाँ पे 12 का हो गया 144। तो इसको दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा? दोनों को जोड़िएगा तो 169 आएगा, और 169 का अगर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपको? 13 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही जवाब है ये क्या है? 13 है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 93 नंबर क्वेश्चन में कैसा पूछ रहा है कि इफ़ वन रूट ऑफ द इक्वेशन 5x² - 8x + 3 = 0 इज
3/5 द अदर रूट इज, बोल रहा है कि यदि समीकरण 5x² माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है तो एक मूल कितना है, 3/5 है। तो बोल रहा है कि फिर उसका दूसरा मूल क्या है। तो चलिए सबसे पहले इसका समीकरण को लिखते हैं यहाँ पे। ये कितना हो गया, 5x² माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो 3 को क्या करेंगे, यहाँ से गुना करेंगे तो 15 आ गया, और इसका एलसीएम निकालेंगे 3 और 5 3 5 15। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे 5x² माइनस 3x, ये 3 को यहाँ पे लिखेंगे 3x, और फिर माइनस देखिए 5x, तो ये टोटल कितना हो गया 8x हुआ, और प्लस क्या लिखेंगे 3 इज इक्वल टू 0, और इसको यहाँ पे कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, 5 माइनस 5x हो गया, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, और फिर यहाँ पे कितना कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा कि 1 कॉमन होगा। ठीक है, यहाँ पे 1 कॉमन होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 कॉमन होगा, और यहाँ पे आएगा 5x माइनस 3। ठीक है, तो देखिए एक क्या निकल के आ रहा है, एक तो 5x-3 जो कि यहाँ पे देखिए 3/5 दिया हुआ है। ठीक है, और एक वो क्या निकलना है, यहाँ पे x हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया -1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x - 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको जो x है वो निकल के कितना आएगा फिर इक्वेशन को सॉल्व करने से 1। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा ये क्या होगा, ऑप्शन बी 1 होगा। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या क्वेश्चन में पूछा गया है 94 नंबर में, द वैल्यू ऑफ क्या 1/sin² प्लस 1/cos² इज, तो इसका मान क्या है। तो देखिए इसका मान है क्या होगा, इसका आंसर sec² इंटू cosec²। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, इसमें क्या पूछ रहा है कि इफ़ 3 पावर x है बाई 27 इज इक्वल टू 1 देन x इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिए यहाँ पे कंप्यूटर में इस तरीके से ही आया है लेकिन ये कैसा है कि इस तरीके से 3 टू द पावर x है और बाई 27 इज इक्वल टू कितना हो गया 1। तो बोल रहा है कि इसमें x का जो मान क्या है वो ही पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको अगर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको इस तरीके से हम लोग लिखेंगे 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 27। देखिए 27 जो होता है ये 3 का क्यूब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 3x इज इक्वल टू 3 का अगर क्यूब निकालेंगे तो ये x इज इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, देखिए उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, इसमें क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि एक आयताकार मैदान की माप 160 मीटर गुना 80 मीटर है, मतलब ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया। इसके अंदर से चारों ओर 3 मीटर चौड़ा एक फुटपाथ बनाया है। फुटपाथ का क्षेत्रफल होगा, मतलब फुटपाथ का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा। तो थोड़ा जैसे इसको समझिएगा, तो देखिए ये आयताकार मैदान है, ये आयताकार मैदान है और इसके अंदर में क्या हुआ है, चारों ओर एक क्या बना हुआ है, फुटपाथ बना हुआ है। ठीक है, तो जब इसको बनाइएगा तो इसमें क्या हो गया कि 2 आयत बन रहा है, एक बाहर में और एक अंदर में। ठीक है, तो देखिए बाहर वाले का जो यहाँ पे है 160 मीटर क्या है लंबाई है और 80 मीटर क्या है चौड़ाई है। तो अंदर में क्या निकलेगा, देखिए अंदर का अगर आयत जो है इसका अगर लंबाई निकालिएगा तो इधर से 3 मीटर घटाना पड़ेगा और इधर से 3 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा लंबाई 154 हो जाएगा, 6 मीटर घटा देंगे तो। और फिर अंदर में अगर इधर से 3 मीटर और इधर से 3 मीटर अगर आपको घटाइएगा दोनों तरफ से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा इसका चौड़ाई। ठीक है, तो देखिए 2 आयत हम लोग को मिला है और 2 आयत में बाहर वाले से अंदर वाले को घटा देंगे तो फुटपाथ का जो क्षेत्रफल है वो निकल जाएगा। तो देखिए बाहर वाला का क्षेत्रफल जो निकालेंगे वो कितना हो गया, लंबाई और उसका गुना चौड़ाई, तो ये कितना हो जाएगा 12,800। ठीक है, और अंदर में कितना आ रहा था 154 आ रहा था और फिर 74, इसका अगर निकालेंगे देखिए लंबाई गुना चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल, तो इसका कितना निकलेगा 11,396 आएगा। ठीक है, मतलब 11,396 आएगा। और इसमें हम लोग इसको क्या करेंगे, घटा देंगे 12,800 से जब 11,396 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1,404 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है 1,404, ये जो फुटपाथ बना था चारों ओर, ठीक है, उसका क्या है, उसका क्षेत्रफल है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है चलिए उसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए इक्वेशन दिया गया है, पूछ रहा है कि यदि समीकरण x² प्लस 2x
-3 इज इक्वल टू 0 तथा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस के इज इक्वल टू 0 का एक उभयनिष्ठ मूल है, तो फिर के का शून्योत्तर मान है। तो इसका जो आंसर होगा ये क्या होगा, ये होगा 4 ऑप्शन डी। देखिए उसके बाद 98 में यहाँ पे क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बोल रहा है कि यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई है, तब साइन a प्लस बी प्लस साइन सी का मान कितना होगा। तो इसका जो सही जवाब है ये क्या है, 2 साइन सी। ठीक है। और उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट यहाँ पे आपको सवाल पूछा गया है, इसमें क्या पूछ रहा है कि इसमें भी इक्वेशन है। देखिए के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के इज इक्वल टू 0 के मूल पी क्यू संबंध 5p प्लस 3q इज इक्वल टू 25 को संतुष्ट करें। तो इसका भी यहाँ पे जो सही जवाब है ये है ऑप्शन डी 10 होगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखिए यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे कि क्या है, यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब चांदी का भार 12 ग्राम और 6 ग्राम चांदी की कीमत कितना है, 40 रुपये है, तो फिर 6 सेंटीमीटर किनारे वाले चांदी के घन की कीमत क्या है। देखिए चांदी का जो यहाँ पे घन का बात किया जा रहा है, तो बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो चांदी है उसका भार कितना है, उसका वजन कितना है, यहाँ पे 12 ग्राम है। ठीक है। और बोल रहा है कि 6 ग्राम चांदी का जो कीमत है वो कितना है, 40 रुपये। तो 6 सेंटीमीटर का किनारा वाला जो चांदी का घन है यहाँ पे, इसका कीमत कितना होगा। तो देखिए अगर इसका घन का जो साइड है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे इसका जो हम लोग पहले क्या निकालेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या होता है कि इसका साइड का ही क्यूब कर देते हैं। ठीक है। मतलब 6 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे आपको कितना आएगा, यहाँ पे आपको आएगा 216। ठीक है। 216 आएगा। और देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, एक तो ये इसका वॉल्यूम आ गया। ठीक है। तो इसका वॉल्यूम आ गया। अब एक जो सेंटीमीटर क्यूब है इसका यहाँ पे वजन जो है 12 ग्राम है, तो 216 का कितना होगा, 12 से गुना कर देंगे तो वो निकल जाएगा। तो वो कितना हो क्या है, 2592। ठीक है। तो आपको 2592 आ जाएगा। 2592 जो आया, देखिए 2500 आपका जो 92 आया ये क्या है, ये आपका वजन है। ठीक है। मतलब 6 सेंटीमीटर क्यूब का जो घन था चांदी का, मतलब जो ये घन था उसका वजन कितना हो गया, 2592 ग्राम। अब इसका कीमत निकालना है। देखिए 6 ग्राम का कीमत कितना है, 40 रुपया। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 6 ग्राम का कीमत जो है ये 40 रुपया है, तो 1 ग्राम का कितना होगा आपका 40/6 रुपया। तो 2592 का कितना हो जाएगा, इसको इंटू कर देंगे, 40/6 इंटू 2592। तो यहाँ पे आपको क्या निकल के आएगा, 6 से जब इसको डिवाइड कर दीजिएगा, 6 चौके 24 और यहाँ पे हो गया 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, तो आपको आ जाएगा 432 गुना 40। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, इसका जो गुना कीजिएगा तो ये आएगा आपका, ये किधर गया आंसर, तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा ये कितना होगा, 17,280। ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना है, 101 है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए यहाँ पे और भी मतलब क्वेश्चन हैं, मैथ के क्वेश्चन हैं और उसके बाद फिर इंग्लिश के क्वेश्चन हैं। तो और भी जो क्वेश्चन हैं उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।